जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है जैसा कि आज से यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग जो मुझे अभी सुन रहे होंगे, हो सकता है परीक्षा दे करके आए, हो सकता है परीक्षा जाने से पहले देख रहे हों। तो प्यारे दोस्त, यदि आप परीक्षा दे करके आए हैं तो उम्मीद है आपने जो पढ़ा था, आपके द्वारा जो तैयारी की गई थी वो आपके इस परीक्षा में देखने को मिली होगी। और जो साथी अभी परीक्षा देने जा रहे हैं, जिनकी भी परीक्षा आने वाली शिफ्टों में है, उन सभी को प्यारे दोस्त बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि प्यारे दोस्त याद रखेंगे, अगर पहली शिफ्ट में चीज़ें सरल पूछी जाती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आगे भी सरल पूछी जाएं, या फिर पहली शिफ्ट में चीज़ें कठिन पूछी जाती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी कठिन पूछी जाएं। तो प्यारे दोस्त याद रखेंगे, अपने आप पर भरोसा रखेंगे, आपने जो पढ़ा है अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखेंगे, अपने सपनों को एक बार ज़रूर सोचेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जिनकी भी परीक्षा आने वाले दिनों में है, 24, 25, 26, 24, 25 या फिर आगे 30 और 31 को, उन सभी के लिए ये एक अंतिम रीजनिंग की क्लास है। इसके बाद अब हम एनालिसिस के रूप में रीजनिंग जान रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, इस क्लास में हम आपका बहुत ही कम समय लेंगे, मात्र 30 से 35 मिनट लेंगे, जिसको आप 2 गुना करके देखेंगे तो 15 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से हैं, यदि आपका परीक्षा अभी देने आप लोग जा रहे हैं। चलिए, तो अभी आपको बता देते हैं, क्लास को पहली बार तो लाइक कर लेना है, एक प्यारा सा कमेंट करके जाना है। यदि परीक्षा दे करके आए हैं तो भी करके बताओ कि सर कैसा रहा रिस्पॉन्स एग्ज़ाम का, और यदि परीक्षा देने जा रहे हैं तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस क्लास को ज़रूर देख कर जाइए, और पहली शिफ्ट का यार एनालिसिस ज़रूर देख कर जाइए। ठीक है, चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। तो आज की क्लास में आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके सामने है। एक प्रश्न कह रहा है कि वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, जबकि दूसरा प्रश्न कह रहा है वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी कि आपको इस प्रकार से 2 प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। एक बैकग्राउंड है, दूसरा प्यारे दोस्तों चैंपियन, क्या लिखा है, कंपेनियनशिप करके ऐसी कुछ लिखा है, तो इसको देख लेंगे आप लोग। ठीक है, कंपेनियनशिप लिखा है और पहले में बैकग्राउंड है। पहले में बताना है कौन सा नहीं बना सकते हैं, और दूसरे में क्या बताना है मेरे दोस्त, दूसरे में बताना है कौन सा बना सकते हैं। तो मेरी बात को समझना है साथी, आप नहीं बना पाओगे ऑप्शन नंबर ए को, क्योंकि इसमें आया है ई, और अगर बैकग्राउंड को देखोगे तो कहीं भी ई है नहीं। ठीक है, तो इस कारण ये नहीं बनेगा। और राउंड देखो, रन देखो, बाद बाकी सारे बन जाएंगे। इसके अलावा अगर चैंपियनशिप को देखते हैं, चैंपियनशिप को मेरे दोस्त अगर देखते हैं तो इसमें भी हमें क्या देखना है, चैंपियनशिप नहीं, यहाँ पर क्या लिखा, कंपेनियनशिप, तो यहाँ भी आपकी ई ऐसा शब्द है जो आगे ऊपर नहीं आया है, तो ये तो बनेगा नहीं। और यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, देखो गौर से, यहाँ पे यू है, तो ये भी नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर प्यारे दोस्त इसके अलावा देखा जाए तो क्या है, OPNN, क्या इसमें कंपेनियनशिप में कहीं डबल एन है, आप कहोगे हाँ है, तो ये तो बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। डी क्या कह रहा है, NATION, तो दोस्त अगर इसको कंपेनियनशिप को देखोगे तो टी कहीं भी नहीं मिल रहा है, इस कारण ये भी नहीं बनेगा। तो आप कहोगे जो इस प्रश्न का प्रयोग करके बना सकते हैं वो ओपिनियन है, ऑप्शन नंबर सी। तो पहले का हो जाएगा सी और दूसरे का हो जाएगा ए। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आइए। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, वह आकृति चुनिए जो दी गई आकृति में सन्निहित हो और इसको घुमाना मान्य नहीं है। याद रखेंगे, आकृति घुमानी नहीं है और ऐसे ही देखना है, एज इट इज आकृति आपको कहाँ पे दिखाई देती है मेरे साथी, जल्दी से बताएंगे कहाँ पे दिखाई दे रही है ये ऐसी आकृति। तो मगर अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, अगर मेरे प्यारे दोस्त इसके बारे में मैं बात करूँ तो आपके सामने कुछ कैसी आकृति होनी चाहिए, कौन सा विकल्प बनेगा, ए नंबर बनेगा क्या, क्या ए नंबर नहीं बन रहा है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या ये बन पाएगा दोस्त, आप कहोगे बिल्कुल बनेगा साथी, बिल्कुल बनेगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर है। याद रखेंगे, बाद बाकी एक्चुअली में है क्या, ये आकृति बाहर तक जा रही है, और दूसरों में देखोगे तो ये आकृति आपकी बाहर नहीं गई है, तो सी नहीं बनेगा। अगर डी को भी देखोगे तो डी वाला, माफी चाहेंगे बी वाला, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें आकृति वो बाहर की ओर नहीं जा रही है।
ऑप्शन नंबर डी तो किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए ही मेरे प्यारे दोस्त इसका सही उत्तर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। 4 नंबर प्रश्न में बोला है नीचे दिए गए कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम, उस मुड़े हुए कागज के टुकड़े के काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा? सबसे पहले मेरे साथी याद रखेंगे, इसको सीधा बीच से इस तरह से लौट दिया है काट करके। उसके बाद इसके 2 कॉर्नर लौटे गए हैं, ठीक है। जब ये आधा बना तो इसको एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से ऐसा मोड़ा गया है। तो खोलने का क्रम क्या बनेगा दोस्त? याद रखेंगे, ये कॉर्नर मोड़ने के बाद वो ऐसा दिखाई दे रहा है। कैसा? ऐसा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में ये कट भी लगे हैं। बोलो, ये कट भी इसके साथ में लगे हैं। तो आप कहोगे कि ये सबसे पहले खुलेगा यहाँ से खुलेगा। अगर यहाँ से पहले बंद हुआ तो यहीं से खुलेगा। तो इसके साथ में याद रखना है, एक वर्ग यहाँ पे आएगा, एक वर्ग यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। अब दोस्त ये पूरा का पूरा वापस खुल जाएगा। पूरा का पूरा अगर वापस खुलेगा तो देखना, एक वर्ग इसके साथ में यहाँ पे आएगा, एक वर्ग यहाँ पे आएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा ऊपर टेढ़ा बन सकता है, लेकिन वो बनने का जो तरीका होगा वो आप याद रखेंगे, इसी प्रकार से कुछ होगा। और साथ साथ में 2 इसके दूर वाले भी आ जाएंगे इस तरह से 2 बीच में, ठीक है। कहाँ पे? 2 बीच में भी आ जाएंगे दोस्त, 2 बीच में भी आ जाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसी आकृति में कुल मिलाकर के जो वर्गों की संख्या होगी वो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 होनी चाहिए दोस्त, 8 होनी चाहिए। तो इनमें तो गिनती करना ही मुश्किल है। यहाँ भी 8 नहीं है, यहाँ भी 8 नहीं है, ठीक है। 8 आपको मिलेगी केवल और केवल साथी डी नंबर में। तो कहोगे कि डी नंबर जो है वो 4 का एकदम सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बताइए, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। तो प्यारे दोस्त बिना किसी देरी के बताते हैं। कुछ इस प्रकार से जब भी आकृति मिले आपको तो याद रखना है, यहाँ पे कुल मिलाकर के कितने मिलते हैं? कुल मिलाकर के 3 त्रिभुज मिलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ पे ऐसी आकृति मिल रही है। देखो साथी, एक आकृति ये मिल रही है, एक आकृति ये मिल रही है, और दूसरी आकृति यहाँ से मिल रही है, ठीक है, यहाँ से मिल रही है। तो आप बोलोगे ऊपर वाले से 3 और नीचे वाले से भी 3, कितने हो जाएंगे? तो मैं क्या इनको अलग से 6 लिख दूँ? बताओ दोस्त, क्या इनको 3 + 3 ऐसे करके लिख दूँ? आप कहोगे कोई बात नहीं है सर, लिख दीजिए। अब इसके बाद गौर से समझना है, इसके बाद आपको गौर से समझना है। देखो, एक त्रिभुज ये वाला मिलेगा। कौन सा? ये वाला, ठीक है। 1 मिनट। एक त्रिभुज आप लोगों को ये मिलेगा, ठीक है, अच्छे से समझना है। एक त्रिभुज मेरे दोस्त ये वाला मिलेगा, तो आप कहोगे 1 प्लस सर और कर देते हैं। और एक त्रिभुज आपको यहाँ से ये वाला मिलेगा, ठीक है। ये अभी हमने काउंट नहीं किया था। कहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं? ये वाला, ये, अरे यार 1 मिनट, मैं कलर दूसरा लेता हूँ। देखो, एक त्रिभुज हमें ये मिलेगा, ठीक है। ओफो, ये क्या हो रहा है, बार बार वापस क्यों कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा, तो इसको 1 प्लस कर देते हैं। अब मेरी बात को समझना है, ये जो आकृति है, ये जो ऊपर दिख रही है, क्या एज इट इज़ यहाँ पे है? तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल, जो ऊपर है वही एज इट इज़ है। मतलब गौर से देख लो भाई, एक कट है, एक ये कट है, एक ये कट है, एक ये कट है। तो एज इट इज़ अगर ऊपर की दिख रही है तो ऊपर से आपको पता चलेंगे 8, तो नीचे से भी पता चलेंगे 8। कितने होंगे साथी? आप कहोगे 16। बोलो दोस्त, यहाँ से 8 पता चलेंगे तो यहाँ से भी तो 8 पता चल जाएंगे। बोलो मेरे भाई, आप कहोगे हाँ। तो 16 तो यहाँ से हो गए। उसके बाद और कौन कौन कैसे मिलेंगे? और कौन कौन से मिलेंगे मुझे बता दो, थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए। आप कहोगे सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक तो ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक जस्ट अपोजिट यहाँ से मिलेगा। तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 8 दूनी 16, 2 18, 18 हो गए हैं, ठीक है, 18 हो गए हैं। और कुछ कहीं से मिलेगा? बताइए दोस्त, और कुछ कहीं से मिलेंगे क्या? मैंने कहीं पे गड़बड़ की है? 1 मिनट, मैं इसको एक बार से चेक करता हूँ। देखो, हमने यहाँ पे गलती की है, एक गिनना भूल गए हैं। कहाँ से? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो दोस्त, एक तो ये अलग से, एक ये रहा, 3 हमें ऊपर से ये मिलेंगे, ठीक है, 3 यहाँ पे। और दोस्त एक एक करके, 1 मिनट में फिर से बता देता हूँ, एक ये, ठीक है, याद रखेंगे। 3 यहाँ से, तो 3 और 2 ये रहे, ठीक है। इसके बाद में और देख लीजिए, एक दोस्त आप लोगों को यहाँ से 3 मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से भी 3 मिलेंगे। और एक मेरे प्यारे दोस्त आपको त्रिभुज मिलेगा, कहाँ से? तो आप बोलोगे ये वाला दोस्त, ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो आप कहोगे ये एक और हो गया। देखो 3 3 6 3 9, ठीक है, 3 3 6 2 8 1 9, ये यहाँ से 9 मिल गए हैं, तो नीचे भी 9 मिलेंगे, मतलब 18 हो जाएंगे दोस्त। ये मैं अभी गिनना भूल गया था पीछे बार, ठीक है। तो 9 दूनी 18 हो जाएंगे। और ये मैंने आपको बता ही दिए थे, एक ये 19 और एक यहाँ से मिलेगा तो 20। टोटल जो नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे मेरे साथी कितने होंगे? तो आप बोलोगे 20 होंगे। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न को देखिए।
अगला प्रश्न एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। बोला है दिए गए विकल्पों में से वो आकृति चुनें जो निम्न श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी, मतलब यहाँ पे आनी चाहिए। तो गौर से समझो, मेरी बात को समझना है दोस्त। सबसे पहले ये 4, ये क्या है, ये 4 आपको डार्क और आधे वाइट सर्कल दिख रहे हैं। 4 के बाद अगले में कितने मिले, 3 मिले, मतलब पहले 4 थे फिर 3 हो गए, अगली बार में 2 बचे, तो अगली बार में एक ही सर्कल आना चाहिए। तो आपको कहोगे सर सारे के सारे ऐसे विकल्प हैं जहाँ पे सर्कल एक ही आ रहा है। तो मैं अगर देखता हूँ यहाँ पर अगर दूसरा लॉजिक समझूँ तो पहली बार में ये गायब हुआ है, देखो यहाँ से, ठीक है। दूसरी बार में यहाँ से ये गायब हुआ है, ठीक है। तीसरी बार में ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर तीसरी बार में ये नीचे वाला सर्कल गायब हो जाएगा तो जहाँ भी नीचे है वो गलत है, ये नीचे गलत है। अब ये 2 ऊपर हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अब देखना है अंदर वाला डार्क एरिया, अंदर वाला देखना है। अंदर वाला देखो पहले कहाँ पे था, इस कॉर्नर पे था, वो अगली बार में ये यहाँ पे आ गया। पहले नॉर्थ वेस्ट में था, फिर साउथ वेस्ट में आ गया, फिर कहाँ पे आया, साउथ ईस्ट में। अब की बार में कहाँ जाएगा, अब की बार में जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, मतलब इसी दिशा में, यहीं पर डार्क सर्कल होना चाहिए था, तो ये वाला गलत हो गया। इसके बाद ये ऑप्शन नंबर सी सही बन सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही बन सकता है। अरे डी भी तो बन जाएगा सर, डी भी तो बन जाएगा, कैसे बनेगा, देखो मेरी बात को समझो भाई। अब हमें देखना पड़ेगा इनका ये वाला एरिया, ये जो एक तरफ अंदर डार्क होगा या बाहर डार्क होगा, ठीक है। देखो मेरी बात को समझो प्यारे दोस्त, क्या करना है इनका। अगर हम डार्क एरिया देखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या बदल रहा है कुछ। अगर ये नॉर्थ वेस्ट वाला ख़त्म हुआ है, उसके बाद में साउथ वेस्ट वाला ख़त्म हुआ है, और अगली बार में क्या है, अगली बार में साउथ वेस्ट वाला ख़त्म हुआ है। पहले नॉर्थ वेस्ट में ऊपर की तरफ खाली था, फिर साउथ वेस्ट में क्या हुआ, बाहर की तरफ खाली हुआ। फिर दोस्त अगर आप इसको गौर से देखें, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये भी तो मेरे दोस्त कहाँ पे था, ये भी तो आपका यहीं पे था, मतलब ये कौन सी दिशा में, बाहर की ओर खाली था। अगर ये बाहर की ओर खाली होगा तो अगला वाला भी हमारा जो डार्क होगा वो बाहर की ओर खाली होना चाहिए। बाहर की ओर खाली यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो अंदर की ओर है, यहाँ पे अंदर की ओर है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा साथी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, याद रखेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा समय लेकर के आप कीजिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 7वां 8वां नंबर सीरीज से है, इसको देखते हैं। सीरीज में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुने जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पाए गए, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। 7वां 8वां दोनों सीरीज से हैं। देखो मेरी बात को समझो प्यारे दोस्त, यहाँ पे पेयर चल रहा है 3 का स्क्वायर, पहले 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और अगली बार में अगर देखोगे तो यहाँ मिलेगा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। तो अब यही लॉजिक अगर हम फॉलो करवाते जाएं, यही लॉजिक इनको भी फॉलो करवा दे 5 को, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 2 मिसिंग हो रही है, यानी कि प्यारे दोस्त यहाँ पे क्या मिसिंग हो रहा है, यहाँ पे मिसिंग हो रहा है 25। तो प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर सी। 7वां का तो सी हो गया। अब 8वां में क्या है, 8वां में है 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, आगे 4 का स्क्वायर, तो अगली बार में 5 का स्क्वायर, मतलब 8वां क्वेश्चन का भी राइट उत्तर 25 ही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, ठीक है, याद रखेंगे। आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, भरोसा रखिए अपने आप पर। अगर आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं होगा तो फिर कैसे यार, कैसे काम चलेगा यार, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। साथ ही अगले प्रश्न को देखते हैं, इनको स्थानीय मान से कर लें क्या। ए 1 पर होता है, जी 7 पर होता है, एम 13 पर होता है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आएगा, और उसके बाद में बोला है कि वाई हमें ज्ञात करना है। वाई क्या है, 25 पर है। अच्छा, वाई के पहले वाला ज्ञात करना है। देखो गौर से, यहाँ पे कितना है, 6 का अंतर, 7 6 13, 13 6 कितना 19, 19 पर आता है प्यारे दोस्त एस, 19 पर आता है एस, और 19 6 होता है 25, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। प्रश्न का उत्तर बनेगा एस। एस दिया है विकल्प नंबर बी में, कहाँ पे है, विकल्प नंबर बी में है, इसको देख लीजिए। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब इसको देखो बी वाई डब्लू, यहाँ पे देख लेते हैं बी वाई डब्लू, इसका संबंध किससे है, तो बोलेंगे डी, इसके बाद में यू और एक्स से है, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। बताना किसका है दोस्त, बताना है एफ, उसके बाद में क्यू, और इसके बाद में वाई का। तो मेरी बात को समझो प्यारे दोस्त, हो क्या रहा है, यहाँ पे लॉजिक क्या है, बी 2 पर होता है, डी 4 पर होता है, यानी कि सीधा का सीधा 2 जुड़ गया। अगर एफ में भी हम 2 जोड़ दें तो एच आना चाहिए, तो जी वाले तो दोनों गलत हैं, ठीक है, जी वाले तो दोनों गलत हैं। वाई होता है 25 पर, आया है 21, मतलब 4 घट गया। कितना घटा, तो आप कहोगे 4, तो मतलब यहाँ पे क्यू 17 पर आता है, 4 घटेगा तो 13 पर एम आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 13 पर एम आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ मुझसे। ये आपका 23 पर होता है और एक्स 24 पर होता है, मतलब 23 से 1 जुड़ा है तो 24, मतलब वाई में 1 जुड़ेगा तो जेड,
तो कहने का मतलब है प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आप लोगों से कह रहा है कि एच एम जेड हम सही हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। दो क्वेश्चन और आपके सामने है बेहतरीन से, इनको देखिए। प्रश्न नंबर 11-12, 11-12 सादृश्यता से संबंधित है। बोला है शरीर का संबंध अगर कंकाल से है तो प्रश्न चिन्ह में ऐसा कौन सा स्थान रखें जिसका संबंध व्याकरण से हो जाए। तो मैं अगर बात करूं प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं कि शरीर का एक सुनिश्चित जो ढांचा होता है वो क्या होता है, कंकाल होता है। शरीर का एक सुनिश्चित ढांचा क्या होता है, कंकाल होता है। वहीं पर बात करते हैं प्यारे दोस्त भाषा की, तो भाषा सुनिश्चित एक ढांचा निश्चित करने के लिए हमें व्याकरण का प्रयोग करना पड़ता है। तो व्याकरण यहाँ पे भाषा से संबंधित होगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब देखिए कहा गया है शराब अंगूरों से वैसे ही संबंधित है जैसे वोडका किससे संबंधित है। भाई मेरी बात को समझो, जो वाइन होती है वो अंगूरों से बनाई जाती है और जो वोदका होती है ये भी एक प्रकार की शराब ही होती है, लेकिन ये बनती किससे है, ये दोस्त आलू से बनती है। किससे बनती है, आलू से बनती है। शराब हमारी अंगूर से बनती है जबकि वोडका आलू से बनती है, याद रखेंगे। आपने देखा होगा शायद इसके बारे में, वोडका कोई ब्रांड होता होगा, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्त बोला है निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से कोई चार विकल्प निश्चित रूप से समान है, एक असमान है, असमान को चुनिए। तो देखो एन एल जे के यहाँ पर सारे के सारे व्यंजन है जबकि यू एक स्वर है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न बोला निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के उनकी उपस्थिति के अनुसार क्रमवार लगाएं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्यारे दोस्तों देखो, यहाँ पर पी आई जेड है, पी आई एक्स है। अच्छा, तो हम इसको पी आई कॉमन मान लेते हैं। पी आई इसमें भी है, पी आई इसमें भी है, पी आई इसमें भी है, पी आई इसमें भी है और पी आई इसमें भी है। तो अगले लेटर से अगर हम देखने का प्रयास करें तो जेड 26 पर है, जेड 26 पर है, एक्स 24 पर है, आगे वी 22 पर है, आगे और देखोगे तो एक्स कितने पर, 24 पर है, और आगे देखोगे तो जेड 26 पर है। तो कहने का मतलब है जो 22 यानी सी विकल्प नंबर 3 से इसकी शुरुआत होगी तो चौथा वाला गलत हो जाएगा। बोलो सबसे पहले छोटा होता है वही तो आता है, आप कहोगे हाँ। तो 22 वाला पहले आएगा 3 नंबर, उसके बाद में क्या आएगा। अब 24 वाले में से देख लेते हैं। तो x के बाद आई आया है मतलब 9 पर आता है, x के बाद ई आया है मतलब 5 पर आता है। तो 3 के बाद जो 5 हो जिसमें मतलब वही आना चाहिए। तो दोस्त 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। 3 के बाद 2, सॉरी 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, क्योंकि चौथे विकल्प में 5 आया है और दूसरे विकल्प में 9 आया है। तो 3 पहले आ गया, 4 नंबर दूसरे पर और तीसरे पर 2, बाद में 5 एक आगे आ जाएंगे, कोई विकल्प ही नहीं है इसके अलावा। अब अगला प्रश्न एक और कोडिंग डिकोडिंग का है, इसको समझ लीजिए। दोस्त बोला गया है विगिन को अगर ये लिखा जाता है तो जोनल का कोड क्या होगा। मेरी बात को समझना है, एक प्रश्न में कई लॉजिक लग सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो। तो मैं मेरे हिसाब से जो एक लॉजिक है उसको समझते हैं जो एग्जामिनर ने माना है, VIGIN। ठीक है, याद रखेंगे। इसको क्या लिखा गया है, आप कहोगे इसको लिखा गया है जेड, इसके बाद में दोस्त ओ, उसके बाद में क्या है एन, एन के बाद में ए के बाद में एल। ठीक है, ये है जे, सॉरी ये गड़बड़ कर दी मैंने, जोनल कोड तक कोड बताना है ना, लिखना क्या है। इसको लिखा गया है वाई, वाई के बाद एल, एल के बाद जे, जे के बाद एच, एच के बाद में क्या है, एच के बाद में है प्यारे दोस्त के, ये लिखा गया है। तो एक बात समझते हैं इनके स्थानीय मान से, ये 2 पर होती है, बी 2 पर होता है और वाई 25 पर होता है, ये 5 पर होता है, ये 12 पर होता है। और आगे देखोगे दोस्त, और आगे देखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये 7 पर होता है, ये दोस्त 10 पर होता है। आगे इसको देखोगे तो ये 9 पर होता है आई, और एच कितने पर होता है, 8 पर होता है, एन 14 पर होता है और के कितने पर होता है। तो आप कहोगे सर के होता है 11 पर। कितने पर होता है, 11 पर। अब मैं अगर इसका लॉजिक लगाने का प्रयास करूँ तो देखो बीच का बीच में रहने दो, इनको क्रॉस में कर दो, बीच का बीच में रहने दो, इनको क्रॉस कर दो, तो क्या बन पाएगा लॉजिक, समझो। मतलब बीच का बीच में 7 3 10 और 9 3 12 5 3 8, यानी कि इतने इतने से में ये जो नीचे का दिया गया है, ये नीचे का दिया है, इनमें पूरे के पूरे में +3 हो रहा है बीच के लेटर में। तो अब हम यहाँ पे जोनल को ऐसे ही लिख लेते हैं JONAL। अगर हम जोनल को ऐसे ही लिख लेंगे दोस्त तो बीच का हमें क्रॉस बनाना पड़ेगा, बीच का क्रॉस बनाना पड़ेगा। तो सभी में 3 जोड़ दो, सभी में 3 जोड़ोगे, अगर ए में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, ए में 3 जोड़ोगे तो दोस्त डी यानी 4 होगा। 14, ये 14 पर होता है, याद रखेंगे। ए 1 पर होता है, ओ 15 पर होता है। एक में हमने 3 जोड़ा तो डी 4 पर आया दोस्त। 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, 17 पर आता है क्यू, यहाँ पे 17 लिख देंगे। और 15 में 3 जोड़ेंगे तो आर 18, मतलब ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो बीच में DQR जहाँ पे होंगे वही सही उत्तर होगा। DQR सही होंगे तो वही सही उत्तर, ये तो गलत हो गया पहला वाला। अब देखते हैं
अब शुरुआत का हमें क्या करना है, शुरुआत का भी तो इलाज करना है। शुरुआत का क्या इलाज करें सर, तो शुरुआत में अगर देखेंगे आप, शुरुआत में अगर देखेंगे इसको 28 मान लें तो ये -3 हुआ है। देखो शुरुआत में अगर बी चूंकि 2 पर होता है और जेड के बाद दूसरा लेटर कौन होता है, जेड के बाद आता है ए के बाद बी, तो तीसरा यानी जेड बी 28 पर हो जाएगा -3 और यहाँ भी 14 में से कर देंगे -3। तो जैसे ही आप जेड यानी 26 में से 3 घटाओगे तो दोस्त डब्लू आएगा, क्या आएगा, डब्लू आएगा, सभी में आ रहा है। और एल यानी 12 में से 3 घटाओगे 9, मतलब आई आएगा लास्ट में, आई आएगा लास्ट में। तो विकल्प नंबर जो डी है वो आपका सही होगा, क्योंकि डी नंबर में ही केवल लास्ट में आई आ रहा है, ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमने यहाँ -3 किया है आसपास और बीच में क्रॉस पैटर्न लगा के क्या किया है, +3 है। उम्मीद है समझे होंगे। ऐसे प्रश्न भी आपको यहाँ से लॉजिक बना लेना है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगले प्रश्न में आइए, कोडिंग ब्लड रिलेशन से है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। बोला गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। हमें कुल मिलाकर के कोडिंग ब्लड रिलेशन में इतना सा काम करना है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए P8Q और M8N में लिखा है MN की बेटी है, मतलब आगे वाली जो है वो पीछे वाले की बेटी है। तो मैं कहूँगा प्यारे दोस्त ये जो P है ये पीछे वाले की बेटी है, पीछे वाले को मैं Q रख दूंगा क्योंकि पीछे कौन आया है, Q। अब Q और R में क्या अंतर है, 6 लिखा है, 6 का मतलब है आगे वाला पीछे वाले का बेटा है। तो इसको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। जो P है प्यारे दोस्त वो बेटी है किसकी, याद रखेंगे Q की, और Q जो है वो बेटा है किसका, पीछे वाले R का। ठीक है, ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, ये बेटा है R का, क्योंकि 6 में लिखा था आगे वाला पीछे वाले का बेटा है और हमने देखा 6 में आगे वाला पीछे वाले का बेटा है। दोस्त 5 का मतलब है आगे वाली पीछे वाले की माँ है। तो आगे कौन है, R, आगे कौन है इसमें, R माँ है किसकी, पीछे वाले S की। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। अब दोस्त बोला है यदि S एक महिला है, मतलब S का जेंडर बता दिया उसने, एक महिला है। S एक महिला है तो S का P से क्या संबंध है, से लगा है P के साथ। P क्या बोलेगा, मेरे पापा, मेरी पापा की बहिना कौन होती है, पापा की बहन बुआ होती है। और बुआ को हम प्यारे दोस्त इंग्लिश में आंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आंट भी कहते हैं। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न आपका क्लॉक से या फिर कह सकते हैं डायरेक्शन से संबंधित है। बोला है एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो सबसे पहले दिशाएं बनाएंगे। यहाँ पे होती है प्यारे दोस्त ईस्ट, लेफ्ट हैंड में होती है वेस्ट, खोपड़ी की तरफ होती है कौन सी, साउथ या फिर नॉर्थ, आप कहोगे नॉर्थ, नीचे होती है साउथ। अब दोस्त इनको भी कुछ इस प्रकार से बना लेंगे हम, इनको भी कुछ इसी प्रकार से कुछ दिशाओं को बना लेंगे, इनको भी देख लेते। ठीक है, अब मेरी बात को समझना है, नॉर्थ ईस्ट के बीच की नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बीच की नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे साउथ वेस्ट के बीच की साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की साउथ ईस्ट। बस ऐसे ही देखना है, ये दिशाएं हो चुकी हैं। उसने बोला है यदि दक्षिणावर्त वह 90 डिग्री घूमता है, मुँह कहाँ पर है अभी हम बता देंगे पूरी तरह से, आप पहले इसको समझिए। कह रहा है कि वह क्लॉकवाइज का मतलब है CW वह 90 डिग्री घूमता है। उसके बाद बोला है फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। प्यारे दोस्त वामावर्त का मतलब है ACW, क्या होता है ACW, कितना घूमता है, ये 90 घूमा था, यहाँ पे 135। हमने कहा है बड़े वाले में से छोटे वाले मान को घटा दिया करो। जब बड़े वाले में से घटाओगे तो बड़े वाले का ही हमें सिंबल लेना पड़ेगा ACW। दोस्त 135 में से घटाओगे तो 45 डिग्री आएगा, क्या आएगा 45 डिग्री। और 45 डिग्री बोला है ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। चूंकि अगर ये इसको हम घड़ी मान ले तो घड़ी चलती ऐसे है, कैसे चलती है, ऐसे टिक 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 करके ऐसे चलती है। लेकिन अब क्या है, वो कहाँ पे था, वो नॉर्थ वेस्ट में था। साथ ही अगर वो नॉर्थ वेस्ट में था मतलब यहाँ पे उसने बोला है उत्तर पश्चिम में, कहाँ बोला है उत्तर पश्चिम में। तो अगर वो उत्तर पश्चिम में था और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में हमें 45 डिग्री घुमाना है, तो क्या उसका मुख पश्चिम में हो जाएगा, बताओ मेरे साथी, क्या उसका मुख पश्चिम में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न वेन आरेख से है। वेन आरेख में आपसे बोला गया है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में सही संबंध निरूपित करता है। कौन कौन से वर्ग हैं, तो प्यारे दोस्त आप अच्छे से देखेंगे, पहले पृथ्वी है, फिर आकाश गंगा है, फिर ब्रह्मांड है। तो याद रखेंगे पृथ्वी कहाँ पर है, आप कहोगे आकाश गंगा में, आकाश गंगा कहाँ पर है, ब्रह्मांड में। तीनों के तीनों अगर ऐसे बन रहे हैं तो ये तो हमें कहाँ पे हैं, दिखाई दे रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं ए नंबर पे। बस आगे आ जाओ, ऐसे ही देखना है, जल्दबाजी करनी है थोड़ी सी, क्योंकि पेपर में आपको समय व्यर्थ नहीं करना है। बोला है निम्नलिखित रेखा को देखें, रेखा चित्र को देखें, ज्ञात करें कितने विद्यार्थी ना तो गणित पढ़ते हैं और ना ही अंग्रेजी पढ़ते हैं। मतलब ना तो गणित पढ़ने चाहिए, स्टूडेंट होने चाहिए, और ना ही अंग्रेजी।
साथ ही आप कहोगे गणित के लिए आया है क्या? गणित के लिए आया है ये एक क्या आप कहोगे? चतुर्भुज, या फिर इसको आयत कह सकते हैं। और उसके लिए क्या आया है? अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी के लिए ये प्यारा सा सर्कल दे रखा है। मतलब ऐसे स्टूडेंट ज्ञात करने हैं जो ना तो यहाँ पे हों और ना ही वहाँ पे हों। तो कहोगे ना 22 बनेगा चूंकि गणित में आ रहा है, ना 23 बनेगा, ना 4 बनेगा, ना 25 बनेगा, ना 27 बनेगा। बनेगा तो केवल और केवल 21 बनेगा। तो मेरे दोस्त केवल और केवल 21, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऐसे विद्यार्थी हैं न तो जिनको गणित पसंद है और ना ही इन छात्रों को क्या? अंग्रेजी पसंद है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित वर्गों के बीच में कौन सा अक्षर सोना, चांदी और प्लेटिनम को निरूपित करता है? मतलब गोल्ड भी होना चाहिए। गोल्ड होने का मतलब है क्या होना चाहिए? आयत में आना चाहिए। और दोस्त उसने बोला है चांदी, यानी कि हमारे इस सर्कल में भी आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसने ये भी बोल दिया है साथ साथ में कि प्लेटिनम भी होना चाहिए। मतलब किस में आना चाहिए? साथ ही त्रिभुज में भी आना चाहिए। किसमें? इस त्रिभुज में भी आना चाहिए। मतलब तीनों में आने वाला जो होगा वो सही होगा। तो क्या ये वाई आ रहा है आपके सर्कल में? नहीं आ रहा है। क्या आर त्रिभुज में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या एक्स आ रहा है किसी और में? नहीं आ रहा। क्या जेड आयत में आ रहा? नहीं आ रहा। तो ऐसा कौन सा लड़का है जो सभी में आ रहा है? तो सभी में आने वाला व्यक्ति, या कह सकते हैं सभी में आने वाला पदार्थ आपका पी है। क्या है मेरे साथी? पी है। और पी विकल्प नंबर सी है। पी दिया है कहाँ पर? सी नंबर में। अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न में आइए। अगले कुछ प्रश्न आपको उससे मिलेंगे, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अच्छे से देखेंगे। 3 सूचनाएं दी गई हैं, एक आपको एक में छूट है। बोला है एक अनुसंधान को, संस्थान को एक अन्य दायित्वों के अलावा अपने सूचना स्रोतों को डिजिटल रूप से प्रदान करने हेतु एक सहायक लाइब्रेरियन को भर्ती कराना है। प्रार्थी को निम्नलिखित अर्हताएं पूरी करनी चाहिए। मतलब एक अनुसंधान संस्थान है, उसको एक लाइब्रेरियन चाहिए, उसमें कौन कौन सी योग्यताएं हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। चलिए हम योग्यताओं के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। पहली योग्यता दी गई है कि 1/11/2016 यानी कि 1 नवंबर 2016 को 25 से 40 बीच के होना चाहिए। 25 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए प्यारे दोस्त। ठीक है, आगे बोला है 65% कुल अंक लाइब्रेरियन और सूचना विज्ञान से स्नातक करनी चाहिए। यानी कि उसकी जो डिग्री हो, जो आप जिसे हम बैचलर डिग्री बोलते हैं, वो किससे होनी चाहिए? वो लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान से होनी चाहिए, वो भी 65% से। आगे बोला है विद्यालय लाइब्रेरी में न्यूनतम 4 वर्ष का प्रशिक्षुता अनुभव है। यानी कि जो विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी हो वहाँ पे उसने 4 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो। और आपको छूट दे रखी है केवल और केवल सेकंड में। सेकंड में छूट दे रखी है, लेकिन यदि वो उसके पास यूजीसी एनईटी, क्या बोला है? यदि उसके पास यूजीसी एनईटी प्रमाण पत्र है, क्या है? एनईटी प्रमाण पत्र है, तो उसके मामले को संस्था के निदेशक के पास भेजा जाएगा। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न में। पहला ही प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में बोला गया है विद्या ने पंजाब विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में सूचना और क्या बोला है? लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। यानी विद्या क्या है? सूचना और स्नातक से क्या कह रही है? उपाधि प्राप्त कर रही है। किसकी? आप कहोगे स्नातक की। तो प्यारे दोस्त पहली कंडीशन क्या पूरी कर रहा है? मैं देखता हूं इसके बारे में। क्या ये पहली कंडीशन पूरी कर रहा है? पहली कंडीशन में तो उम्र थी। इसने बोला है कि 65% अंकों से मेरे दोस्त क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी में सूचना स्नातक होना चाहिए। तो उसने तो कहा है केवल और केवल विद्या जो नाम की लड़की है उसने तो केवल उपाधि प्राप्त की है, परसेंटेज तो दी नहीं है। चलिए देखते हैं। तो दूसरी जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पे, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। ठीक है, दूसरी वाली पूरी वो नहीं कर पाया। क्या दूसरे में छूट थी? आप कहोगे हाँ थी। आगे बोला है 5 वर्षों का प्रशिक्षु अनुभव है। तो अनुभव कितने वर्ष का मांगा था? आप कहोगे 4 वर्ष का न्यूनतम अनुभव। साथ ही 4 वर्ष का न्यूनतम अनुभव मांगा था। अगर उसने दूसरी पूरी नहीं की है तो उसके पास 5 वर्ष का अनुभव है, तीसरी पूरी कर रही है। कह रहा है 2016 को वो 23 वर्ष की आयु में, 23 वर्ष की आयु में, साथ ही 2016 की 23 वर्ष की आयु में यूजीसी नेट योग्यता प्राप्त कर स्नातक परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करती है। लेकिन मेरे दोस्त एक बात याद रखना है, स्नातक यूजीसी नेट एनईटी में क्या किया है? एनईटी में योग्यता प्राप्त की है और स्नातक परीक्षा में 72%। अच्छा, इसने बोला था स्नातक उपाधि धारण की है, लेकिन उसकी रैंकिंग कहाँ पे दी है? नीचे दी है। अच्छा, रैंकिंग नीचे दी है तो दूसरी पूरी कर लेगा। लेकिन ये लड़की क्या कह रही है कि हम मात्र 23 वर्ष के हैं, विद्या मात्र 23 वर्ष की है और हमको चाहिए 25 से 40 वर्ष की।
25 से 40 वर्ष की चाहिए, पहली में कोई छूट भी नहीं है, छूट तो केवल दूसरी में है, तो विद्या का सिलेक्शन नहीं होगा भाई, क्योंकि इसकी उम्र पूरी नहीं हो रही है। विद्या की उम्र पूरी नहीं हो रही है तो प्रत्याशी का चयन नहीं किया जाएगा। तो क्या कहोगे साथी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि यहाँ पे इस लड़की की उम्र ही पूरी नहीं हुई है, जो विद्या है इसकी उम्र ही पूरी नहीं हुई है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न बोला है, मेधा 69% अंकों के साथ लाइब्रेरी में सूचना विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त करती है। क्या कह रहा है कि मेधा नाम की जो लड़की है वो सूचना स्नातक से सूचना विज्ञान स्नातक, यानी जो सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन उसकी उम्र हमें चाहिए नहीं पता है, दूसरी कंडीशन उसकी स्नातक चाहिए, वो भी कितने से 65 से, यहाँ पे 69 है, सही है। आगे तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन ने बोला है वह रांची विश्वविद्यालय में प्रशिक्षु के रूप में काम कर रही है। अरे भाई, हमें तो 4 साल का अनुभव चाहिए था और ये तो प्रशिक्षु के रूप में काम कर रही है, और हाल ही में उसने अपना जन्मदिन मनाया है और ये भी नहीं बताया कि कब का जन्मदिन है। ठीक है, तो ऐसे ही स्थिति में क्या बोलोगे, केवल दूसरी कंडीशन पूरी कर रही है, पहली कंडीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं, तीसरे कंडीशन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो आपका भी लोगे, आप बोलोगे मेरे भाई यहाँ पे निर्णय लेने के लिए डेटा अपर्याप्त है। भाई एक ही कंडीशन तो दी है 3 में से, उसके पास 69% की लाइब्रेरी है, माफी चाहेंगे 69% में लाइब्रेरी सूचना में स्नातक है, तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, लेकिन पहली कंडीशन चाहिए हमें कि उसकी उम्र 25 वर्ष हो। उम्र पता ही नहीं, उसने कहा जन्मदिन मनाया, पता नहीं कौन सा जन्मदिन मनाया है। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। अब देखते हैं इसमें बोला है सभी मामले 1/11/2016 के दिए गए हैं। आगे बोला है ऊषा ने मदुरई विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि और स्नातक की है। डॉक्टर की उपाधि और स्नातक की है। स्नातक में कुल 63% अंक प्राप्त किए हैं। जो ऊषा है उसने 63% अंक प्राप्त किए हैं, और हमें स्नातक में कितने अंक चाहिए थे मेरे भाई, हमें स्नातक में चाहिए थे 65%, हमें 65 चाहिए थे, इसने तो केवल 63 प्राप्त किए हैं, और दूसरी कंडीशन में छूट है। देखते हैं क्या ये जो ऊषा है दूसरी कंडीशन को पार पा रही है, देखते हैं। बोला है दोस्त, उसने बोला है 2000 में यूजीसी नेट की योग्यता प्राप्त की, तब वह कितने वर्ष की थी, 23 वर्ष की। मतलब जब वो 2000 में थी, सन 2000 में उसने यूजीसी नेट किया है, दूसरी की सेकंड कंडीशन, दूसरी की पहली नहीं मानी लेकिन दूसरी की जब उसने सेकंड कंडीशन की है, तो दोस्त कह रहा है वो उस समय 23 वर्ष की थी 2000 में। अगर 2000 में 23 वर्ष की थी तो 2016 में कितने की होगी, 23 16 39 साल की। क्या ये पहली कंडीशन पूरी कर रही है, आप कहोगे हाँ। उसको 25 से 40 के बीच में चाहिए, ऊषा केवल 39 की है, तो चल जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी में प्यारे दोस्त उसके पास स्नातक है, लाइब्रेरी में 6 वर्ष का प्रशिक्षता अनुभव है, यानी तीसरी जो कंडीशन है वो भी पूरी कर रही है। हमें 4 वर्ष का अनुभव चाहिए था, इसके पास कितने का है, 6 वर्ष का। और दोस्त उसने बोला है क्या बोला है, डॉक्टरेट की उपाधि स्नातक में प्राप्त की है। ऊषा ने स्नातक में कुल 63% अंक प्राप्त किए हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, जल्दी से बताओ। और अच्छा, दूसरी कंडीशन यहाँ पे छूट थी, स्नातक में छूट थी, लेकिन 2000 में तो उसने यूजीसी नेट प्राप्त किया है। क्या किया है, यूजीसी नेट, और यूजीसी नेट के लिए दूसरी कंडीशन में छूट थी कि अगर यूजीसी नेट की है तो संस्थान निदेशक के पास मामला जाएगा। तो ये जो ऊषा है इनका मामला संस्थान निदेशक के पास भेजना पड़ेगा। कहाँ पे साथी, संस्थान निदेशक के पास। क्यों, क्योंकि उसने यूजीसी नेट की है, अगर उसके 63% नहीं है, सॉरी 65% नहीं है, उसके 63 है, मतलब कम पड़ रहे हैं, तो उसके लिए उसने यूजीसी नेट की है, इसलिए मामला संस्थान निदेशक के पास जाएगा। अब अगले प्रश्न में आ जाओ। अब दोस्त यहाँ पे कथन निष्कर्ष है, इसको देखते हैं। बोला गया है सभी गिलास पेन हैं, तो जितने भी गिलास हैं, जितने भी प्यारे दोस्त G4 गिलास हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो P4 पेन हैं। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। आगे बोला गया है कोई पेन चौक नहीं है, मतलब पेन की जो लड़ाई है वो किससे है, इनका संबंध नहीं बनाना है। इनका संबंध प्यारे दो, एक मिनट, इनका संबंध किससे नहीं बनाना है, चौक से नहीं बनाना है, इनकी लड़ाई करवा दो। ठीक है, ये C4 चौक है। अब बोला है कोई गिलास चौक नहीं है। भाई आप कहोगे कोई गिलास चौक नहीं है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल। कैसे नहीं सर, आप कहोगे पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष कैसे नहीं, मैं कहूँगा इसलिए नहीं, क्योंकि कोई गिलास चौक नहीं है। गिलास कहाँ पे रह रहा है, पेन के अंतर्गत, और चौक की लड़ाई किससे है, पेन से। तो अगर पेन के मकान में रहने वाला गिलास, लड़ाई है चौक की पेन से, तो पेन के मकान में रहने वाला गिलास क्या चौक से कभी मिल पाएगा, आप कहोगे कभी नहीं, क्योंकि चौक की तो लड़ाई है। अगर चौक की लड़ाई है तो ये इसको पार करके अंदर जा ही नहीं पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो ये वाला सही है। वही तो कह रहा है कोई चौक गिलास नहीं है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कोई गिलास पेन नहीं है, क्या कोई गिलास पेन नहीं, आप कहोगे ये तो गलत हो गया।
ये तो ग्लास पेन का संबंध तो आपस में बन रहा है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ से आप बोलोगे यदि केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर राइट। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अब बोला है भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में भर्ती प्रणाली जारी रखनी चाहिए, यानी कि जो भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें कैंपस भर्ती प्रणाली जारी रखनी चाहिए। यानी कि आपको पता होगा कैंपस भर्ती से सीधा तात्पर्य है सीधा जैसे क्या होता है, कंपनियां सीधे इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चों को हायर करती हैं। तो कह रहा है हाँ यह छात्रों और कंपनियों दोनों के लिए अवसर देती है। बिल्कुल सही है दोस्त। यदि कैंपस भर्ती प्रणाली होती रहेगी तो दोस्त छात्रों को अच्छी कंपनियां मिलती रहेंगी और कंपनियों को उन इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए अनुभवी छात्र मिलते रहेंगे। अनुभवी छात्र क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने उस क्षेत्र के बारे में पढ़ा होगा जिस क्षेत्र में कंपनियां लेने आएंगी। तो यह छात्रों और कंपनियों को दोनों को अवसर देती हैं। कह रहा नहीं, केवल प्रमुख संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी लाभ पाते हैं। तो ये तो गड़बड़ है दया, ये तो गड़बड़ है, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलोगे, यहाँ से बोलोगे केवल एक सशक्त है, ओनली फर्स्ट राइट याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में बोला दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब, मतलब नीचे की ओर बनने वाला प्रतिबिंब। नीचे की ओर बनेगा तो ई तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। और ई ज्यों का त्यों यहाँ पे उल्टा बना दिया, यहाँ पे ई लास्ट में है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आर से शुरुआत हो रही है, आर उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अब बोला है विंडो का दर्पण प्रतिबिंब, तो डब्ल्यू हमारा ऐसा ही बनेगा, ओ ऐसा बनेगा, डी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, डी अगर ऐसा बन जाएगा तो ये डी हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, डब्ल्यू ओ डी ये यहाँ पे मिल रहा है, यही इसका सही उत्तर है। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। बोला है यदि गुणा को प्लस, प्लस को भाग, माइनस को गुणा और भाग का अर्थ माइनस है तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा। साथी सबसे पहले नो, गुणा का अर्थ प्लस है लगा देंगे, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा है लगा देंगे, प्लस का अर्थ क्या है दोस्त कहोगे भाग है लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भाग है उसका मतलब माइनस है तो लगा देंगे। अब लगाओ बोर्ड मास, बचपन से लगाते आ रहे हैं। क्या करोगे, 9 12 पंचे, एक मिनट दया ये क्या हुआ। ठीक है, ये 12 पंचे 60, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। बोर्ड मास में भाग पहले लगाते हैं। तो ये देखो 12 कितनी बार में कटेगा, 3 चौके 12, 5 चौके 20 हो जाएगा, और माइनस का 1। तो साथ ही आप कहोगे 20 9 29 में से एक जाएगा 28, 20 9 29 में से एक जाएगा 28 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में बोला है पक्षी के नाम के अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं, RPTORA, ये तो भाई पैरट दे रखा है, PARROT बचपन में रटते थे, PARROT पैरट, पैरट मीन्स तोता। ठीक है, चलिए बताइए इसको कह रहा है कि यदि अक्षरों को सही तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, कर दिया हमने पैरट हो गया। गठित शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, गठित शब्द का तीसरा अक्षर पूछा गया है। तो हमेशा जब ना बताए कि कहाँ से पूछा है तो हमेशा आपको बाएं से बताना है, बाएं से बताना है। तीसरा अक्षर यहाँ से भी आर है, अगर दाएं से देखोगे तो यहाँ से भी आर है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, याद रखेंगे आर ही बताना है। जब ना पूछा जाए कौन दिशा से तो बताना है इसी दिशा से, यानी यहाँ पर बाएं से। तो आर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज का शायद अंतिम प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं। क्या कॉलेजों में शिक्षण निःशुल्क होना चाहिए, बताइए क्या कॉलेजों में शिक्षण निःशुल्क होना चाहिए। तो कह रहा है हाँ कॉलेजों में शिक्षण शुल्क नहीं देने, एक मिनट, कह रहा है क्या कॉलेजों में शिक्षण निःशुल्क होना चाहिए। तो कह रहा है हाँ कॉलेजों में शिक्षण शुल्क नहीं होने पर कम आय वाले अधिक छात्र स्नातक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। मेरे भाई एकदम सही है। जो गरीब छात्र हैं जिनके पास शुल्क नहीं होती है, तो अगर उनमें निःशुल्क कर देंगे तो वो बहुत सारे कम आय वाले लोग ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे, बहुत सारे लोग स्नातक कर सकेंगे। कह रहा नहीं अधिकतर छात्र शिक्षा को प्राथमिकता देंगे। तो भाई शिक्षा को प्राथमिकता तो गरीब भी देता है, उसके पास हालांकि पैसा नहीं होता है तो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पर ये गलत है। कह रहा नहीं अधिकतर छात्र शिक्षा को प्राथमिकता देंगे। हमें तो केवल शिक्षण निःशुल्क और शुल्क से मतलब होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे साथी अब क्या है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त है। उम्मीद है आपने पूरी क्लास देखी होगी। यदि पूरी क्लास देखी है तो अब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि याद भूल गई है, मेरी बीच में कभी भी कहने की आदत नहीं है। और दोस्त मैं आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिन्हें भी मेरे प्यारे साथियों का एग्जाम है, आज है, आने वाले दिनों में है, या 24-25 को है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं प्यारे दोस्त। अब देखो, अब यहाँ पर 24-25 को क्लास नहीं होगी। आपकी 24-25 को क्लास क्यों नहीं होगी वो मैंने पिछली क्लास की कमेंट में बताया था। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आगे वाले लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो, केवल 23, 24, 25 के बारे में सभी सोच रहे हैं। तो मेरी कुछ मजबूरी है भाई। ठीक है, उम्मीद है यार क्लास पसंद आई होगी। मिलेंगे हम आपसे 26
तारीख को कोशिश होगी, अगर 25 को मिलेंगे तो 25 को मिल लेंगे, नहीं तो 26 तारीख को अपनी मुलाकात होगी। मिलते रहेंगे। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।